नमस्कार। बातें करते हैं कुछ नेपाल, चीन, भारत, अमेरिका और नेपाल में राजशाही की। दोस्तों, चीन वो देश है जो हमेशा नेपाल में राजशाही का समर्थन किया है। दोस्तों, 1962-63 के दौरान जब एवरेस्ट पर चीन और नेपाल का सीमा विवाद चल रहा था, उस समय नेपाल ने चीन को अपनी लगभग 16 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को देकर चीन से सीमा विवाद का समाधान किया और चीन ने एवरेस्ट की कुछ भूमि पर अपना दावा छोड़ दिया। उसके बाद चीन ने नेपाल की राजशाही को भरोसा दिलाया कि हम हमेशा नेपाल में राजशाही का समर्थन करेंगे और चीन ने हमेशा नेपाल में राजशाही का समर्थन किया। इसका उदाहरण हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं कि जब अमेरिका और भारत ने नेपाल के राजा को हथियार देने पर प्रतिबंध लगाया, तब चीन ने नेपाल के राजा को बहुत सारे हथियार दिए। यानी कि चीन ने नेपाल में राजशाही का हमेशा समर्थन किया। इसके पीछे कुछ कारण हैं। एक तो चाइना में एक दलीय शासन प्रणाली है और चाइना यही चाहता है कि सभी देशों में एक दलीय शासन प्रणाली हो। अब चाहे वो सैनिक शासन के रूप में हो, चाहे एक पार्टी रूल करे, चाहे मोनार्की के रूप में हो, लेकिन चाइना को सभी देशों में एक दलीय शासन प्रणाली चाहिए। और नेपाल तो चीन का एकदम निकटतम पड़ोसी है, इसलिए चीन ने हमेशा नेपाल में राजशाही का समर्थन किया। अब हुआ क्या है, कमल थापा हुए, प्रकाश चंद्र लोहनी हुए और पशुपति शमशेर हुए। जब से ये तीनों आपस में मिले हैं, तब से इनके पास कुछ ताकत आई और कमल थापा और इन तीनों आदमियों ने मिलकर सोचा कि हम नेपाल को चला सकते हैं, यानी नेपाल की गद्दी पर बैठ सकते हैं। अब ऐसा हो गया है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा सपोर्ट चीन कमल थापा की पार्टी को करता है। आपको शायद इस बात पर यकीन बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये 100% सच है कि कमल थापा की पार्टी को इस समय चीन की तरफ से गुपचुप रूप से बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, क्योंकि चीन आज भी चाहता है कि नेपाल में राजशाही वापस आए और नेपाल की तरफ जो चीन बार बार नेपाल को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, वो एक ही बार में पूरा हो जाए। क्योंकि नेपाल में यदि राजशाही आ जाती है तो यहाँ राजशाही चीन के पक्ष में ज्यादा होगी। इतिहास इसका गवाह है। आप देख सकते हैं पुराने समय में नेपाल में जो राजा थे उनका चीन ने बहुत ज्यादा समर्थन किया। यानी चीन हमेशा एक ही चीज चाहता है कि नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली हो। पहले आप ये समझें कि अमेरिका, चीन और भारत के क्या स्वार्थ हैं नेपाल से। नेपाल में लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत रहे, ये चाहता है अमेरिका और पश्चिमी देश। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि देखिए, नेपाल में लोकतंत्र ज्यादा मजबूत रहेगा तो नेपाल का ईसाईकरण आराम से होगा। दूसरा, नेपाल में जो पार्टियां हैं उन पर प्रेशर डाल के अमेरिका या पश्चिमी देश अपने अनुसार काम करवा सकते हैं नेपाल में। और आपको पता होना चाहिए कि साउथ चाइना सी के बाद नेपाल एक ऐसी जगह है जो चाइना को घेरने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। आप सीधा समझें कि नेपाल में लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए अमेरिका पूरा प्रयास कर रहा है। अब दूसरा नंबर है भारत का। भारत की जो पुरानी नीति है इसमें ढुल मिल रही है। जैसे कांग्रेस सरकार रही है तो उसने चाहा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, और जब बीजेपी सरकार आई तो उसने चाहा कि नेपाल में राजा ही रहे। यहाँ पर भारत दो धार में रहा। यानी भारत की कुछ पार्टियां चाहती थी कि नेपाल में लोकतंत्र रहे और कुछ पार्टियां चाहती थी कि नेपाल में राजशाही ही रहे। अभी इस समय नेपाल में चाहे लोकतंत्र रहे चाहे राजशाही रहे, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के लिए दोनों ही नुकसानदायक भी हैं और फायदेमंद भी हैं। तो भारत का इसमें इस समय कोई हाथ नहीं है। नेपाल में राजतंत्र की वापसी के लिए भारत का किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं है।
क्योंकि भारत के साथ नेपाल में चाहे राजशाही रहे चाहे लोकतंत्र व्यवस्था रहे, एक ही परिणाम आएंगे। अब बात करते हैं चीन की। देखिए, नेपाल में क्रिश्चियन और मुस्लिमों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तो ये चीन के खिलाफ होंगे। नेपाल में हिंदू और बौद्ध रहते हैं तो ये चीन के खिलाफ नहीं जाएंगे। और ये चाइना अच्छे से जानता है कि नेपाल में यदि हिंदू और बौद्ध रहते हैं तो ये चीन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, यानी बहुत ही कम जाएंगे। लेकिन क्रिश्चियनिटी नेपाल में ज्यादा बढ़ती है तो ये चीन के खिलाफ ज्यादा जाएंगे। इसलिए चीन नेपाल में राजतंत्र की वापसी चाहता है किसी भी हाल में, और यदि राजतंत्र की वापसी ना कर पाए तो चाहता है चीन की सैनिक शासन लागू हो नेपाल में, यानी एक दलीय शासन प्रणाली के ढंग से नेपाल चले, ये चीन चाहता है। और अमेरिका क्या चाहता है कि लोकतंत्र प्रणाली के हिसाब से नेपाल चले। तो टकराव कहां पर है? चीन और अमेरिका के बीच में। ये बात हम आपको बार बार बताते हैं। हमने आपको बताया था कि इस गेम से भारत बाहर हो चुका है। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि भारत के बड़े अधिकारी नेपाल का चक्कर मार रहे हैं। वो केवल और केवल नेपाल से संबंध सुधार के लिए है कि नेपाल हमारे ऊपर प्रेशर ना बनाए। अब नेपाल में किंग रहे चाहे लोकतंत्र व्यवस्था रहे, भारत के दौरे नेपाल बराबर होते रहेंगे। उसको ना तो चीन रोक सकता है और ना ही अमेरिका रोक सकता है, क्योंकि दोनों देशों की जनता और व्यापारिक संबंध इतने मजबूत हैं भारत और नेपाल के कि उनको तोड़ना इतना आसान ना तो चीन के लिए है और ना ही अमेरिका के लिए है। इसलिए नेपाल में कुछ भी रहे, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन हो चाहे राजशाही हो, भारत के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। ज्यादा असर अमेरिका और चीन के ऊपर पड़ता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को किसी भी हाल में नेपाल को अपने पक्ष में रखना है और चीन को किसी भी हाल में नेपाल को अपने पक्ष में रखना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि प्रधानमंत्री ओली की सीट को, यानी उनकी कुर्सी जब जाने का खतरा रहता है तो वो चीन की तरफ मिल जाते हैं, और जैसे ही उनकी कुर्सी सुरक्षित हो जाती है तो वो अमेरिका की तरफ मिल जाते हैं। ये बात हमने आपको कई बार बताई है। भारतीय मीडिया भले ही कहती है कि प्रधानमंत्री ओली चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत है। हम आपको बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री ओली को जब लगता है कि हमारी कुर्सी जाने वाली है तभी वो चीन का सपोर्ट करते हैं, और जब उनकी कुर्सी सुरक्षित हो जाती है तो वो अमेरिका का सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो इस समय क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ओली जो है वो भारत के कुछ नजदीक आ गए, अमेरिका के कुछ नजदीक आ गए। इसलिए नेपाल में राजशाही का जो ये आंदोलन उठ रहा है वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि चीन अब एक ही चीज चाहता है कि नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली आ जाए। इससे क्या होगा कि चीन को बार बार नेपाल के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पार्टियों का शासन होता है, अलग अलग पार्टियों का शासन होता है, तो उनको कुछ विदेशी ताकतें भड़का देती है चीन के खिलाफ। इसलिए चीन अब एक ही चीज चाहता है कि नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली हो, चाहे उसको सेना चलाए चाहे उसको राजा चलाए, लेकिन चीन एक ही चीज चाहता है कि नेपाल में एक दलीय शासन प्रणाली हो। इसलिए आपने देखा होगा कि चीन नेपाल की सेना को ज्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि सेना यदि मजबूत हो जाती है नेपाल की तो वो कभी भी तख्ता पलट कर सकती है और सभी पार्टियों को बाहर कर सकती है और सत्ता पे काबिज हो सकती है। इसलिए चीन नेपाली सेना को मजबूत कर रहा है। चीन के जो नेता हैं वो आप और हमसे 10 गुना आगे की सोचते हैं। हम जहां तक नहीं सोच पाते हैं वो उससे आगे की सोचते हैं। चीन अच्छे से जानता है कि जब तक नेपाल में हिंदू और बौद्ध लोग हैं तब तक तख्ता पलट नहीं हो सकता है, क्योंकि बौद्धों की तो मान भी सकते हैं कि बौद्ध तख्ता पलट कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं की जो सेना है या हिंदू लोग जो हैं वो तख्ता पलट आसानी से नहीं करते हैं। आप पुराना इतिहास देख सकते हैं, हिंदुओं ने तख्ता पलट बहुत ही कम किया, और यदि हिंदू लोग
तख्ता पलट करते तो भारत में 1960 और 70 के दशक में ही तख्ता पलट हो जाता, यानी सेना पूरे देश को चलाने लग जाती। लेकिन हिंदुओं की जो विचारधारा है वो तख्ता पलट करने की है ही नहीं। तो चीन को हिंदुओं को भी बचाना है, यानी जो हिंदू हैं उनको हिंदू ही रहने देना है, क्योंकि वो चीन के लिए खतरा बिल्कुल नहीं है। और तख्ता पलट भी करवाना है, यानी एक दलीय शासन प्रणाली भी लाना है। तो चीन के जो नेता लोग हैं वो एडवांस सोचते हैं, उनको पता है कि तख्ता पलट करवाना नेपाल में इतना आसान नहीं है। इसलिए चीन भीतरी तरीके से कमल थापा की पार्टी से मिला हुआ है। नेपाली समाचार पत्र और नेपाल के विश्लेषक जो लोग हैं उनकी माने तो होई यांकी जो है वो कमल थापा से कई बार गुपचुप तरीके से मिल चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेपाल के कुछ विश्लेषक लोग कह रहे हैं। तो होई यांकी का कमल थापा से मिलने का क्या मतलब है? ध्यान रखना, कमल थापा, प्रकाश चंद्र लोहनी और पशुपति शमशेर, यदि जनता इनके पक्ष में चली गई तो नेपाल में राजशाही की स्थापना दोबारा हो जाएगी। हालांकि जनता इन 3 आदमियों के पक्ष में जाए ऐसा नहीं लग रहा है। 10-20 हजार आदमी सड़कों पे आंदोलन कर दें राजशाही के पक्ष में तो ये अलग बात है, लेकिन पूरी नेपाल की जनता इन 3 आदमियों के पक्ष में चली जाए ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। आप शायद बात को पूरा नहीं समझ पा रहे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो है दरअसल वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है ही नहीं, मैं उसको नेपाल क्रिश्चियन पार्टी कहता हूं। ठीक है, अब चीन को अच्छे से लग गया है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चीन का सपोर्ट नहीं करेगी। उसमें कुछ नेता हैं 45% 40% जो चीन का सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चीन का सपोर्ट 100% करे ऐसा संभव नहीं है। तो अब चीन क्या चाहता है कि नेपाल में राजशाही वापस आ जाए, यही चीन के लिए सही होगा, चीन का ये मानना है। इसलिए चीन नेपाली सेना को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और गुपचुप तरीके से कमल थापा की पार्टी से मिल रही है होई यांकी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नेपाल के विश्लेषक लोग कह रहे हैं। तो चीन को नेपाल में राजशाही की स्थापना, एक दलीय शासन प्रणाली को लागू करना है और अमेरिका को नेपाल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को ही रखना है, यानी नेपाल को चलाने वाली जो ताकतें हो वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही हो, ये अमेरिका चाहता है। आप गहराई से समझे। आप इस पे भरत दहाल, पी खरेल और भी बहुत सारे विश्लेषक हैं, उनके जो वो लोग बोलते हैं उस चीज को गहराई से सुने, तब आपको समझ में आएगी सारी बातें। देखिए, नेपाल में क्रिश्चियन कम्युनिस्ट जो हैं वो राजशाही का विरोध कर रहे हैं और चाइनीज कम्युनिस्ट जो हैं वो राजशाही का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसमें आधा आदमी चीन को सपोर्ट करते हैं और आधा आदमी अमेरिका को सपोर्ट करते हैं। और आप ये बात भी दिमाग में रखिए कि प्रधानमंत्री ओली भारत से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध नेपाल में ज्यादा होगा। ये जो राजशाही का आंदोलन उठ रहा है ये उसी की एक कड़ी है। अगर प्रधानमंत्री ओली भारत से अभी दुश्मनाई कर लेते हैं तो राजशाही का जो आंदोलन है वो थोड़ा कमजोर होगा, यानी इतने तेजी से नहीं होगा। देखिए, भारत और अमेरिका अगर मिलकर चलेंगे तो सऊदी अरब, नेपाल और पाकिस्तान में जो अमेरिकी समर्थन से बैठे हुए लोग हैं वो और भी कुछ मुस्लिम देश भारत का सपोर्ट करेंगे। कब? जब अमेरिका और भारत मिलकर चलेंगे, और नेपाल भी उस समय भारत का सपोर्ट करेगा। लेकिन जब चीन और भारत मित्रता बढ़ाएंगे आपस में तो उस समय नेपाल भारत का विरोध करेगा। नेपाल की कुछ पार्टियां या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में बैठे कुछ लोग। अब आप सोचेंगे कि इस समय भारत और चीन का तनाव बहुत ज्यादा चल रहा है तो उस समय नेपाल ने भारत का विरोध क्यों किया। दोस्तों, ये अलग बात है, इस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। वो केवल, आप इतना ही समझें, वो केवल अमेरिकी इशारे में होता है, यानी भारत और चीन को का द्वंद्व भड़काने के लिए ऐसा किया जाता है।
कि नेपाल को दिखाया जाता है कि ये चीन की तरफ से बोल रहा है, लेकिन दरअसल वो चीन की तरफ से बिल्कुल नहीं बोला जाता है। उसमें कहीं ना कहीं पीछे से अमेरिका का हाथ जरूर रहता है। जैसे आप भारतीयों को पूछेंगे कि काला पानी विवाद कैसे भड़का, तो भारत की सभी जनता कहेगी कि चीन के इशारे पर भड़का है। लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि चीन के इशारे पर काला पानी विवाद भड़का हो। काला पानी विवाद 1990 से भड़क रहा है, और ये किसके इशारे पे भड़क रहा है? ये सब पश्चिमी रणनीति है। अगर अभी भारत और चीन मिल जाएं और दोस्ती कर ले, मजबूत दोस्त बन जाएं, और भारत अमेरिका का विरोध करने लग जाए, तो अभी काला पानी का विवाद बहुत तेज हो जाएगा और सुस्ता विवाद भी भड़क जाएगा। बहुत सारे विवाद नेपाल के साथ में भड़क जाएंगे यदि चीन और भारत दोस्ती करते हैं। तो ये बात भारतीय लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सोचते हैं कि ये सब चाइनीज रणनीति है। हालांकि कभी कभी चाइना भी इसका फायदा उठाता है, लेकिन चाइना इतना फायदा नहीं उठा पाता है। तो नेपाली विश्लेषकों की माने तो चीन नेपाल में राजशाही की स्थापना करना चाहता है। धन्यवाद।